इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, आज रक्षाबंधन है और आज वास्तव में साथियों अगर जो देखो भाईचारे का प्रतीक भी दिखा है और जगह जगह जिस प्रकार से बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा है और एक उम्मीद करते हैं साथियों कि भाई भी अपने कर्तव्य को पूरा ज़रूर करेंगे और करते भी आ रहे, क्योंकि आज यदि हम देखें तो साथियों हर तरफ जिस तरह हरियाली है, चुगरदेख है, इसी प्रकार से अमन चैन की भी बात हम ज़रूर कर लेते। और तमाम हम देखें तो भाई परिवारों के अंदर एक वो जो बातचीत हम देखते हैं कि भाईचारे का जो प्रतीक है, एक दूसरे का आना जाना है, तो वास्तव में साथियों देखो समाज तो मिलकर ही बना है। और कार्यक्रम किसान वाणी में साथियों आज हम जो विषय लेकर आए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की बात करेंगे और आज की नसीहत के दौरान हम जो कार्यक्रम आज बातचीत करेंगे फलों व सब्जियों में छटाई व वर्गीकरण के महत्व के बारे में, साथ में जानकारी भी जरूर देंगे। खेती में बढ़ती लागत कैसे कम करें, और लेकिन साथियों कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा हम आज के कृषि प्रश्न से करते हैं और आज का जो कृषि प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में अमरूद प्रसंस्करण केंद्र बनाया जाएगा। तो साथियों प्रश्न एक बार फिर से कि आपने हरियाणा के उस ज़िले का नाम बताना भाई जहाँ पर अमरूद प्रसंस्करण केंद्र बनाया जाएगा। और भाई कोई सा भी जिला हो सकता है कि भाई सिरसा भी, हिसार भी, रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, जो भी आपको सही जवाब लगे वो आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि साथियों जिला कोई भी हो सकता है, हिसार भी हो सकता है, कुरुक्षेत्र भी हो सकता है, भिवानी भी हो सकता है, सोनीपत भी है, लेकिन आपने सही विषय आपको जिले का ज़रूर नाम बताना। और जो विजेता होगा साथियों उसका हम नाम ज़रूर बाँचेंगे भाई, बधाई भी देंगे। और इसका जो आप सही उत्तर आपको हमारे को 9466021336 94 पर आप व्हाट्सएप भी आप हमारे को कर सकते हैं, SMS भी आप हमारे को कर सकते हैं। तो आपके प्रश्न का जो ये हमारा जो प्रश्न इसके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। प्रश्न एक बार फिर से, हरियाणा के किस ज़िले में अमरूद प्रसंस्करण केंद्र बनाया जाएगा। और अब बातचीत ज़रूर कर लेते साथियों। देखो बरसात का दिन है, बरसात के दिन तो ज़रूर चल रहे हैं और इस दौरान हमने बातचीत भी ज़रूर करी थी डॉक्टर देवेंद्र चहल जी से, जो भाई बागवानी विशेषज्ञ है यानी कृषि वैज्ञानिक है। और इनसे हमने बात करी थी भाई बरसात के दिनों में फलीय पौधों की देखभाल विषय पर। तो साथियों बिना किसी देरी के बातचीत के अंत सुनते हैं। बहनों और भाइयों, आज कार्यक्रम किसान वाणी में हम बातचीत करते हैं डॉक्टर देवेंद्र चहल से, जो कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला में वरिष्ठ वैज्ञानिक है यानी बागवानी विशेषज्ञ है, और उनसे बातचीत करते हैं बरसात के मौसम में फलीय पौधों की देखभाल। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए, आजकल जिस तरह बारिश है, बारिश के दिनों में फलीय पौधों की हम किस प्रकार से देखभाल कर सकते हैं। किसान भाइयों को इस मौसम में बाग में तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जी। 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, बरसात में कीट पतंगों का काफी प्रकोप होता है, उसकी सही समय पर रोकथाम करें। दूसरा, बाग में पानी ना खड़ा होने दें। और तीसरा, जो बाग में खरपतवार उग जाते हैं उनका सही समय पे उनकी रोकथाम करें और उनकी निराई गुड़ाई करते रहें जी। तो
इस प्रकार और क्या सावधानी इसमें रखनी चाहिए डॉक्टर साहब इन दिनों में? दूसरा क्या होता है कि काफी कई बार क्या था, जैसे अमरूद का बाग लगा हुआ, अमरूद के बाग में बरसात के मौसम में बहुत कीड़ा आता है। तो किसान भाइयों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बरसात के मौसम में जो फसल आती है उसको कम से कम ले, और उसके लिए जो भी सिफारिशें की हुई है उनको अपनाए, और बरसात की वजह सर्दियों का जो अमरूद है वो ज्यादा, सर्दियों की फसल लेने की ज्यादा कोशिश करें। इसी तरह से आम में गुच्छा मुच्छा रोग बहुत आता है, वो आजकल आया हुआ है जी, क्योंकि उसकी भी समय पर रोकथाम करें, और वो भी जो टाइम अगला महीना आएगा सितंबर के महीने में उसको काट के अच्छे ढंग से उसकी बाकी सफाई करें। उसके बाद जो भी सिफारिश की हुई दवाई है उसका स्प्रे करें। जी डॉक्टर साहब, अगर जो प्रगतिशील किसान बहन भाई नए बाग लगाना चाहे तो किस प्रकार से शुरुआत करे, क्या सावधानी रखे इसके? क्योंकि किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि कोई भी पौधा आप खरीदते हैं तो कोई विश्वास पात्र नर्सरी से खरीदे। दूसरा, पौधा लगाने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपकी कौन सी किस्म लगा रहे हैं, और ये किस्म जो है आपको कितने दिनों में फल देगी, कितना इसको एरिया चाहिए। क्योंकि काफी जगह देखा गया लोग जो पौधे से पौधे की दूरी है वो ठीक ढंग से मेंटेन नहीं करते। दूसरा, कई बार क्या होता है कि पौधा ऐसी नर्सरी से पेड़ खरीद लेते हैं जो बाहर से लाकर बेचते हैं, जिनका ये नहीं पता होता कि ये वैरायटी जो है सही है भी कि नहीं है। तो इसलिए कभी भी बाग लगाना है तो आप हमेशा जो विश्वास पात्र नर्सरी है उसी से खरीदें, और खरीदने के बाद जो है दूसरा आपने ये देखना कि आपका खेत जो है उस खेत के अंदर जो है कौन सा फलीय पौधा, या जो जगह आपके पास खाली पड़ी है उसमें कौन सा फलीय पौधा कामयाब हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले मिट्टी की जांच करवाएं। अगर मिट्टी सही है बाग के लिए तो बाग लगाएं, अगर मिट्टी सही नहीं है तो बाग सबसे पहले मिट्टी को सुधारने की कोशिश करें, उसके बाद बाग लगाएं। जी और डॉक्टर साहब, जिस तरह ये सिफारिश की हुई दवाइयाँ है तो इसमें और क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार से इनको इस्तेमाल करें? नहीं, ऐसा है जो दवाइयाँ स्प्रे करते हैं लोग बाग में, दिक्कत सबसे बड़ी यही आती है कि बाग में जब स्प्रे करते हैं तो स्प्रे पंप नहीं होता लोगों के पास, क्योंकि इसमें प्रेशर पंप चाहिए जिसमें, क्योंकि प्लांट की हाइट बड़ी होती है, मान ली ऊपर आपने 30-35 फुट ऊपर स्प्रे करना है तो प्रेशर पंप के सिवाय तो स्प्रे हो नहीं पाएगा। दूसरा क्या, नोजल जो है वो बारीक वाला होना चाहिए। अगर आप बरसात की तरह इस पर स्प्रे करेंगे तो दवाई काम नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा, टाइम, स्प्रे का टाइम जो है, हमेशा कीड़ा जो सबसे ज्यादा नुकसान रात को करता है। अगर आप दोपहर बाद स्प्रे करोगे तो उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, अगर आप सवेरे स्प्रे करोगे तो उसके रिजल्ट कम मिलेंगे, क्योंकि कीड़े का मैक्सिमम प्रकोप जो है फसलों में रात के टाइम होता है, दिन में कम होता है। तो इसलिए स्प्रे हमेशा दोपहर बाद करना चाहिए अगर सही ढंग से उसकी रोकथाम करनी है, और 7 से 10 दिन बाद फिर रिपीट करना चाहिए। यानी दोबारा जब तक नहीं करेंगे जब तक आप पूरे जो कीट पतंगों से फसल को नहीं बचा पाएंगे। और हर जो फलिया पौधा उसका अलग अलग कीड़ा है, किसी का कौन से महीने में आता है, किसी का कौन से महीने में आता है, लेकिन आमतौर पर जो है बरसात के मौसम में जो आता है वो पत्ता लपेट सुंडी है, पत्ता खाने वाली सुंडी है जो जाड़ा बना देती है। उसमें सारे बागों में ऐसे है, क्योंकि आजकल देखा गया कि ज्यादातर फलिए पौधों के पत्ते खाए हुए, तो वो जो कीड़ा है वो पत्तों के बीच में से जो हरे वाला पोर्शन खा लेता है, उसमें सिर्फ आपको उसी नशे नशे दिखाई देंगी पत्ते की। तो ऐसा कीड़ा सारे बाग में होता है। तो उसकी रोकथाम के लिए जो है जो भी सिफारिश की हुई दवाइयां हैं, जिसको भी जरूरत है वो फोन करके पूछ सकता है, क्योंकि ये किसी एक कॉमन की किसी दवाई को रिकमेंड नहीं कर सकते इसमें। अब मोटे तौर पे जो है 2-3 दवाइयां हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो बाजार में मिलती है, क्लोरो प्लस हाइपर मिलती है, एक कॉम्बिनेशन है, ये सारे कीड़ों के रोकथाम के लिए सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन माना जाता है, और सबसे पुराना कॉम्बिनेशन है ये क्लोरोपाइरिफॉस प्लस हाइपरमेथ्रिन का, और सबसे सस्ता पड़ता है। इस्तेमाल करें डॉक्टर साहब दवाइयों का? वो तो ऑलरेडी क्या होता है ये अलग अलग कंसंट्रेशन में आने लग गया अब जी, ठीक है। अभी जो मार्केट में अवेलेबल है वो 3 ml पर लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करना है, और अगर क्लोरोस हाइपर अलग अलग खरीद के डालेंगे तो फिर अलग है, क्योंकि वो 20% की ताकत का है और जो उसमें कॉम्बिनेशन में वो 40% की ताकत का है। तो इसलिए इनमें दोनों में जो दुकानदार रिकमेंडेशन कभी गलत नहीं बताता। दुकानदार से आप पूछ लीजिए भैया जो 1 लीटर की बोतल है कितने पानी में डालनी है, वो लगभग सबको पता होता है, और वो कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कौन सा कॉम्बिनेशन मार्केट में बिक रहा है जी। और डॉक्टर साहब जिस तरह हम बाग लगाते हैं, जैसे बरसात के दिन है, तो बरसात में एक तो हमें यही है कि दोपहर के बाद ही भाई दवाइयाँ छिड़कनी चाहिए जो इस्तेमाल में है।
और एक पानी खड़ा नहीं रहने देवे। पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। बरसात में क्यों बार बार बारिश होती रहेगी, अगर जमीन गीली रहेगी तो कुछ ऐसे फलीय पौधे हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं, वो मर जाते हैं। कुछ हार्डी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। और जो खराब पौधे हो तो डॉक्टर साहब, जो फल मतलब कि खराब फल लग जाते हैं जैसे, उनको तोड़ के नष्ट कर दे। हाँ, दूसरा क्या होता है, जैसे अमरूद के अंदर ये है, अगर अमरूद के अंदर फल वाली मक्खी अंडे देती है, उसके कारण उसके अंदर सुंडी बनती है। लोग सोचते हैं सुंडी अंदर ही पैदा हो गई है, वो तो सबने पता है। मक्खी जो है उसमें पंचर करके अंडे देती है, उससे वो सुंडी बनती है। तो अगर जैसे अमरूद आपके पेड़ के नीचे पड़े, सबके यहाँ ढेर लगा हुआ मिलेगा इस टाइम, आप किसी बाग में चले जाइए, अमरूद के नीचे आपको सबसे ज्यादा कीड़े वाला फल मिलेगा। आपको उस सारे फल को इकट्ठा करके गड्ढा खोल के दबा दीजिए। सबसे आसान तरीका यही है, तभी ताकि आगे जो क्योंकि अगर वो सुंडी जमीन में जाएगी, उसके बाद फिर आगे वो मक्खी बनेगी, फिर वो कीड़ा पैदा करेगी। इससे तो अच्छा उसकी सही उसको आप उसका डिस्पोजल जो है, जो गंदा फ्रूट है उसको ठीक ढंग से गड्ढा खोद के उसमें दबा दीजिए, ताकि कीड़ा अंदर ही दब जाए और वो मक्खी में ना बदल पाए। जी, तो डॉक्टर साहब आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, और कुछ आपकी तरफ से और कोई विशेष इसमें सुझाव जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है? मेरा सुझाव ये है कि देखिए, कोई भी अगर कॉमर्शियल लेवल पे आपने कोई बाग लगाना है तो आप कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। नंबर एक, आप कितना एरिया लगाना चाहते हैं। अगर वो एरिया आपने मान लिया आधा एकड़ में लगा दिया या 2 कनाल में लगा दिया, उसके लिए कोई व्यापारी आपके पास नहीं आएगा बाग खरीदने के लिए। बाग अगर लगाना है तो कम से कम जो है मिनिमम जो है 2.5 एकड़ से कम बाग नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने खाने के लिए लगाना फिर तो 1 कनाल 2 कनाल में सारे फ्रूट प्लांट लगा लीजिए, आपके परिवार का काम चल जाएगा। लेकिन अगर कॉमर्शियल लगाना है बाग तो कम से कम जो है 2 से 2.5 एकड़ एरिया होना जरूरी है, ताकि जो आगे जो ठेकेदार है उसमें लेगा ठेके पे, उसको भी तो अपनी मजदूरी निकालनी है, उसमें से सारी साल उसको चौकीदारी करनी है उसकी। जी, अगर उसको लगातार फ्रूट नहीं मिलेगा बाग में तो वो बैठेगा क्यों उसमें? अगर वो उसमें बैठेगा नहीं तो मेहनत कौन करेगा फिर? तो इसीलिए ज्यादातर पुराने बाग अब खत्म होने लगे हैं। कारण क्या है कि ना तो जो ठेकेदार है वो मेहनत करना चाहता है, क्योंकि अगली साल उसको ठेका मिलना नहीं है। अब इस साल जो बाग में आप खाद डालेंगे उसी का तो फायदा अगली साल होगा ना। जी बिल्कुल। और अगली साल का ठेका उसके पास है नहीं, तो इसलिए जो ठेकेदार वो मेहनत नहीं करता है, उधर तक किसान भी मेहनत नहीं करता, उसको कहता मेरे कौन से फल मिलने, फल तो ठेकेदार को मिलने। तो इसलिए मेरी सबसे यही राय है, अगर बाग लगाओ और बाग को कम से कम 3 साल के लिए ठेके पे दो। 1 साल वाला ठेका सिस्टम जो है ये बाग को मेंटेन नहीं कर पाता, ना ठेकेदार मेंटेन कर पाता है ना किसान मेंटेन कर पाता है। जी, अगर 3 साल के लिए देगा तो 2 साल ठेकेदार मेहनत करेगा, जैसे जो चीज आपको होगी वो डाल लेगा। दूसरा क्या होता है, काफी लोग जो है खाद पानी सब कुछ उसी पे छोड़ देते हैं ठेकेदार पे। नहीं, आपने उसमें कंडीशन रखोगे भाई इतना खाद इसमें आपने डालना है, दिखा के डालना है, या खाद मैं दूंगा डालना आपने, तब तो क्योंकि जितने भी मैंने बात विजिट किए हैं सबके सब में जो है किसी में भी प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, किसी में भी ठीक ढंग से खाद का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर खाद पूरा मिले तो हमारी यील्ड बढ़ सकती है, हर साल 20% बढ़ सकती है। जी, तो हमारे यहाँ प्रॉपर यील्ड नहीं है फ्रूट की जो आनी चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखे तो हमें इसमें और ज्यादा प्रगति कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी खाद का जो देसी खाद जैसे उर्वरक जिसको बोलते हैं हमें या देसी खाद बोलते हैं, उसका सही ढंग से इस्तेमाल बाग में हुआ ही नहीं है अभी कहीं भी, क्योंकि टाइमिंग अलग अलग है। उस टाइम के हिसाब से कोई डालता नहीं, ठेकेदार आता नहीं है। दूसरा, मालिक के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, 10 तरह के फ्रूट प्लांट लगा लेता है, सबका टाइम अलग अलग है डालने का। वो एक बार में ही डालने की कोशिश करेगा जब भी खाद डालेगा। उसकी जिसकी फ्रूटिंग अलग टाइम पे आनी है, किसी की फ्रूटिंग जुलाई में आनी है, किसी की आगे जाके दिसंबर, इसमें मान ले जैसे चीकू की है, चीकू की जो है बरसात का जो फ्लावरिंग होती है उसी की फ्रूटिंग सबसे बेस्ट आती है, उस टाइम कोई केयर नहीं करता। तो इसलिए चीकू की प्रोडक्शन अभी भी जो है हमारी 40% है, सिर्फ 40% फ्रूट ले रहे हैं हम, जितना लेना चाहिए चीकू में, और वो भी है प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। अगर खाद टाइम पे नहीं पड़ेगा, उसके हिसाब से नहीं पड़ेगा तो यील्ड जो है हमेशा घटेगी। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, उम्मीद करते हैं हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है इनको समझ के एक आगे ज्यादा से ज्यादा बागवानी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो साथियों, ये बातचीत के अंश से हमने सुना है
डॉक्टर देवेंद्र चहल जी है, जो कि भाई बागवानी विशेषज्ञ हैं और इन्होंने वास्तव में सही बात बताई बरसात के दिनों में फलीय पौधों की देखभाल के विषय में। और ये सही भी कह रहे साथियों, क्योंकि देखिए जो ठेका होता है, हम ठेकेदार से बातचीत करते हैं तो आप प्रॉपर वे से सारे कागजात आप पूरे कर सकते हो। उसको कह सकते हैं भाई 3 साल के दौरान आपको भाई मिट्टी का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, जो उर्वरक है वो डालने पड़ेगा, जो खाद पानी चाहिए, ताकि आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो 3 साल का कम से कम तो होना चाहिए। अगर जो 1 साल का आप करते हो तो भाई वो जो मिट्टी की सेहत है वो कतई डाउन हो जाती हो, फिर आप आगे फसल लेते हो या अन्य वो, तो भाई वो चीज़ आपसे को मिल नहीं पाती। तो भाई बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण बातचीत डॉक्टर साहब ने बताई और जानकारी ज़रूर आपको दे देते भाई खेती में बढ़ती लागत कैसे कम करें, क्योंकि साथियों खेती में लगातार जो लागत है वो क्यों बढ़ती है थोड़ी सी, अगर जो सूझबूझ का हम ध्यान रखें तो यह लागत भाई इसमें कम हो जाती है। एक तो देखो खेत की जो तैयारी की जब बात करें तो भाई अच्छी तरह करनी चाहिए, क्योंकि खेत में गर्मियों में खेत की जो गहरी जुताई और पलटाई का जो विशेष योगदान होता है, तो क्योंकि इससे तो भाई भूमि की एक जो फिट नीचे तक की जो कड़ी परत है वह टूट जाती है। इससे भूमि में मौजूद तमाम जो कीट व खरपतवार के जो बीज है भाई वो भी नष्ट हो जाते हो। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा मिट्टी में पानी सोखने की जो क्षमता भी बढ़ जाती है। मिट्टी नरम होने के कारण भाई जड़ों का जो विकास भी अधिक होता है और इससे भाई खेत में उत्पादन की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है। इसी तरह साथियों जो अगेती बुआई की बात करें तो अगेती बुआई से बीजों का जो अच्छा जमा होता है वह कीटों व बीमारियों का प्रकोप भी काफ़ी कम होता है और फसल का उत्पादन भी अधिक होता है। तो ये भी ज़रूर ध्यान करो। और बीज के चयन की बात करें तो भाई जो प्रमाणित व उन्नत किस्म के बीज है उनका ही चयन हमने करना चाहिए। भाई जहाँ तक विश्वसनीय जो जगह है वहीं से लेने चाहिए, क्योंकि पौधों की सही तादाद का होना भी बहुत ज़रूरी। पौधों की अधिक संख्या होने से भाई पैदावार अधिक बढ़ती है। इसी तरह साथियों खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं, फसल के 7 अनचाहे जो पौधे उगने से भाई 30 से 60% जो फीसदी है उसमें उपज को नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीटों व बीमारियों को आसरा देने के साथ साथ भाई नमी होगी, स्थान है, प्रकाश है, पोषण तत्व के फसल के मुकाबले करके भाई उपज को ये कम कर देते हैं। इसलिए भाई ये ज़रूरी होता है कि भाई टाइम पर न भाई खेत में तो पाड़ देवे और समय पर पूरी तरह से खरपतवार नियंत्रण करने से उपज में भाई 30 से 35% तक का इजाफा इसमें हम कर सके हैं। इसी तरह साथियों जो उर्वरकों का उपयोग हमने बढ़िया तरीका करना चाहिए। माटी की जांच करवानी बहुत ज़रूरी है और रासायनिक व जैव उर्वरक का इस्तेमाल सूक्ष्म तत्वों की कमी के अनुसार ही भाई प्रयोग होता है। तो रासायनिक खादों का जो उपयोग हमने सही करना चाहिए विशेषज्ञों के राय से, और जैविक खादों के उपयोग से मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बढ़ती है इसमें। और इसी तरह साथियों जो सिंचाई की बात करें तो फसलों में सिंचाई करने से पहले मौसम की जानकारी होना भाई बहुत ज़रूरी है। इसी जानकारी के आधार पर ही सिंचाई हमने करनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर भाई उचित मात्रा में ही पानी का हमने प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए भाई फुहारा व टपका विधि का उपयोग भी हम कर सकते हैं, जिससे भाई पानी की बचत बढ़िया होती है। और कीटनाशकों के प्रयोग की बात करें तो भाई कीटनाशकों का जो प्रयोग है भाई जो विशेषज्ञों की राय से ही हमने करना चाहिए। कीटों की पहचान होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्येक कीट फसल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अपितु कुछ मित्र कीट फसलों के लिए भी भाई लाभकारी होते हैं। तो जब फसल में हानिकारक कीटों की संख्या आर्थिक कगार से अधिक हो तो और मित्रों कीटों की जो संख्या खेत में अपर्याप्त हो तभी कीटनाशकों का अपना प्रयोग सिफारिश के अनुसार हमने करना चाहिए। कुल मिलाकर नो साथियों जो कृषि वैज्ञानिक है उनसे सलाह हमने ज़रूर टाइम पर लेते रहना चाहिए। और कटाई की बात करें तो भाई फसल की कटाई तो उचित टाइम पर ही हमने करनी चाहिए। अगेती कटाई करने तो भाई दानों में ज़्यादा नमी की वजह से उचित भाव नहीं मिलता और इसलिए ज़्यादा पछेती कटाई से दाने के खेत में झड़ने की आशंका रहती है। इसलिए भाई फसल की कटाई उचित टाइम पर हमने करनी चाहिए। और जब हम मंडी भाव की बात करें तो भाई फसल को मंडी में ले जाने से पहले भाई विभिन्न मंडियों के भाव की हमने जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब नई फसल आती है तो भाई अधिक मात्रा की वजह से भाव कम मिलते हैं। इसलिए अपने उत्पादन को ज़रूरत के अनुसार भाई 2-3 हिस्सों में बेचना चाहिए, वह बाद में भाव अधिक मिलने की संभावना अधिक रहती है। और अगर जो भाई मंडी में भाव कम हो तो किसानों को अपने उत्पादन का जो भंडारण वो भाई बढ़िया सही करना चाहिए। वह जब भाव अच्छे मिले तब वो उत्पादन बेचना चाहिए। और अगर जो हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो भाई खेती में जो बढ़ती लागत है
वह हम इसमें कम कर सकते हैं। और जानकारी ज़रूर दे देते साथियों, मौसम की जानकारी दे देते। और आज का अधिकतम तापमान 32 और जो न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। इसलिए भाई आने वाले 24 घंटे की भी बात ज़रूर कर लेते हैं। अधिकतम 32 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस से रहने की संभावना है। कुल मिलाकर भाई बारिश की बात करें तो भाई बारिश के भी आज पूरी चांस है। और कल परसों तो भाई लगातार अच्छी तरह बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस है। तो बारिश के दौरान अपना व्यवस्था को बढ़िया तरीका बनाए रखें। और अब बात कर लेते हैं साथियों कल के कृषि कार्यक्रम की। साथियों देखो, कल तो भाई रविवार है और आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। कार्यक्रम हम लेकर आए थारी चिट्ठी मारेगी। तो और आपकी सभी चिट्ठियों को हम ज़रूर शामिल करते और आपकी जो मनपसंद जो गीत लोक संगीत है, रागनी है, उसको हम भाई हमारी कोशिश रहती है भाई किसी की भी फरमाइश छूटे नहीं। तो कार्यक्रम आप ज़रूर सुनिए। और सोमवार को जो हम कार्यक्रम अन्नदाता लेकर आएंगे भाई, उसमें चर्चा का विषय रहेगा अमरूद में फल मक्खी की समस्या व समाधान के बारे में। और नई फसल नई उमंग में सोमवार को हम जो बातचीत करेंगे चाइनीज़, कैबेज, ब्रोकली व टमाटो सब्जियों की काश्त। तो इसी तरह साथियों जानकारी जरूर देंगे प्राकृतिक खेती भी। प्राकृतिक खेती से मिट्टी की सुरक्षा की बात करेंगे कार्यक्रम अन्नदाता में सोमवार को। और अब साथियों समय ज़रूर हो गया है मनोरंजन का और सुनते हैं ये रागनी। राजा जी मन छुट्टी दे दे, मेरी चिट्ठी आगी गोने की। पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। राजा जी मन छुट्टी दे दे, मेरी चिट्ठी आगी गोने की। पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। पिता ने चिंता बारी अपनी बेटी दी की। सोमवती मेरी बाट जो होवती, जन मोर पपैया मी की। पढ़ते चिट्ठी हुआ उमंग मेरे, चाही होगी जी की। तेरी दया ते राजा जी मारे, जोत बढ़ेगी की। किस्मत के मेरे द्वार खुले, किस्मत के मेरे द्वार खुले। घड़ी नहीं जंग जोड़ने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की। पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। इकले काके जीना जग में, कोई मत इकला रहियो। मेल किसी ना चीज जगत में, धर्म के ऊपर मरियो। 15 दिन की अर्ज करूं सू, दया मेरे पे करियो। जा बेटा ससुराल डिगर, जा हंस के एक बे कहियो। के बेराया बाण छूट जा, के बेराया बाण छूट जा। रोटी टुकड़ा पोने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। ओ
चिट्ठी देते, चिट्ठी आगी गोने की, पल पल हो रिवार भूखया, समय नहीं से धोने की। तो साथियों, रागनी तो आपने ज़रूर सुनी, और अब आज का जो कृषि प्रश्न उसकी भी बात ज़रूर कर लेते हैं। भाई कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे बातचीत ज़रूर करी थी और प्रश्न पूछा था भाई, हरियाणा के किस ज़िले में अमरूद प्रसंस्करण केंद्र बनाया जाएगा। तो भाई इसका सही उत्तर है हिसार। और भाई सबसे पहले जो सही उत्तर दिया है भाई ये संजीव कुमार ने दिया है, संजीव कुमार, अमन कुमार और कुकाणी। और भाई ये जो इंद्री करनाल से ही सही उत्तर है, और रक्षाबंधन की भी भाई बधाई ज़रूर दी है। आपको भी भाई ज़रूर रक्षाबंधन की बधाई व शुभकामनाएं। और एक और ज़रूर ये रोहतक से आया भाई, मस्तनाथ नगर से प्रोफेसर जय सिंह कनगवाल ने भी सही उत्तर दिया। भाई हिसार ज़िला है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और भाई उम्मीद करते भाई आगे आप कार्यक्रमों में जो महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के साथ साझा करते रहेंगे। और हमारे एक किसान कॉल सेंटर नंबर भी भाई 1551, घर बैठे आप सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। इसी तरह भाई PIB ऐप के माध्यम से आप केंद्र राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ है वो घर बैठे आप ले सकते हैं। और भाई प्रधानमंत्री सिंचाई योजना भी भाई महत्वपूर्ण है, तो आप ज़रूर भाग लीजिए और इन महत्वपूर्ण जानकारियों से आप कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। पल पल हो रिवार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो साथियों, आज के कार्यक्रम किसान वाणी में इतना ही, और एक उम्मीद करते हैं कि भाई फसलों को आप ज़रूर बढ़ाएंगे और जो फलों व सब्जियों में कटाई छटाई वर्गीकरण के जो महत्व पर भी ध्यान देकर खेती में बढ़ती लागत को भी आप बढ़िया करके। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के कार्यक्रम किसान वाणी के इस अंक में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।